जनरल रिवान, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय नौसेना को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है, जहां पर डीआरडीओ ये चाहती है कि भारतीय नौसेना अपनी एक पुरानी हो रही जो किलो क्लास की सबमरीन्स है, ये डीआरडीओ को ट्रांसफर करे, ताकि डीआरडीओ इन वेसल्स को एक टेस्ट बेड के तौर पर यूटिलाइज कर सके और नई टेक्नोलॉजीज जो कि प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत तैयार करनी है, उनको टेस्ट किया जा सके। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो डीआरडीओ ने जो किलो क्लास की सबमरीन है, इसे एज अ टेस्ट बेड के तौर पर मांगा है, जहां पर नई टेक्नोलॉजीज जो कि नेक्स्ट जनरेशन क्लास की सबमरीन बनाई जानी है भारत के लिए प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत, उनके लिए टेस्ट की जा सकें। अगर हम प्रोजेक्ट 76 की बात करें तो ये भारत के इंडिजिनस सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जहां पर एक एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम को बनाया जाना है और इसी पर इक्विप्ड डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स भारतीय नौसेना को हैंड ओवर करी जानी है। और ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास एक जो मैरीटाइम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, जहाँ पर हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट कर सकें, ताकि जो एयरक्राफ्ट की निर्माण प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जा सके। जो किलो क्लास की सबमरीन है, जिन्हें इंडिया में बेसिकली सिंधु घोष क्लास के नाम पर जाना जाता है, ये भारतीय नौसेना के अंडर वाटर फ्लीट की बैकबोन रही हैं, और ये सोवियत इरा की जो सबमरीन्स है अब अपनी ऑपरेशनल लाइफ के अंत तक पहुंच चुकी है। और ये डीआरडीओ के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये रोबस्ट प्लेटफॉर्म टेस्टबेड के लिए काफ़ी परफेक्ट माने जाते हैं, और क्योंकि इनकी डिज़ाइन काफ़ी रिलायबल है, इसलिए डीआरडीओ ये चाहती है कि भारतीय नौसेना इन्हें डीआरडीओ को हैंड ओवर करे, जहाँ पर डीआरडीओ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है उनको टेस्ट कर सके। जैसे जैसे चाइना और हमारे जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं, इनके द्वारा जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये विकसित की जा रही है और स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है, तो आपने कई बार सुना होगा ये डिबेट कि भारत में जो एडवांस रेडार सिस्टम है इनके डेवलपमेंट की मांग करी गई थी, और ये रेडार सिस्टम इतने कैपेबल होने चाहिए थे कि ये जो स्टेल्थ टारगेट है या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इनको हवा में डिटेक्ट कर सके। और इसी क्रम में आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है इंडियन डिफेंस सेक्टर को, जहां पर एंटी स्टेल्थ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार यानी एंटी स्टेल्थ वीएचएफ रेडार जो है इसको अनवील किया गया है। और ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको एलआरडीई के नाम से जानते हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिन्हें हम बीईएल के नाम से जानते हैं, इनके संयुक्त उपक्रम यानी कोलैबोरेशन में बनाया गया है। और ऑफिशियली इसे बीईएल की जो गाजियाबाद फैसिलिटी है यहाँ पर आज लॉन्च किया गया है। ये एक कटिंग एज रेडार सिस्टम है, जिसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको काउंटर कर सकता है, और ये भारत के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी में एक बड़े एडवांसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो न्यूली अनवील्ड रेडार सिस्टम है ये एडवांस सर्विलेंस फीचर्स के साथ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें स्टीयरिंग कैपेबिलिटी भी इंक्लूड की गई है, जो कि अलाउ करती है कि स्टेल्थ टारगेट्स को एक्सटेंडेड रेंज से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और दूसरे जो लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको देख सकते हैं, और इसके चलते भारत के पास एक उचित समय होगा रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर हम सब जानते हैं कि जो स्टेल्थ है ये सरप्राइज अटैक में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अगर हमें उन प्लेटफॉर्म्स की जानकारी काफ़ी पहले से हो जाएगी तो हमारे पास रिएक्ट करने का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर लॉन्च इवेंट में जो रेडार की कैपेबिलिटीज़ हैं इनको डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया था, जहाँ पर ये अपनी जो टारगेटिंग कैपेबिलिटी है या ट्रैक करने की जो कैपेबिलिटी है उसको प्रदर्शित किया है। और इन्होंने ये भारत को भरोसा दिलाया है कि जो एडवांसमेंट है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ये लगातार होती रहेगी, और भारत को इस प्रकार के जो एडवांस रेडार सिस्टम है ये बड़ी संख्या में मिलते रहेंगे। आमतौर पे जब भी हम एयरक्राफ्ट डिले की बात करते हैं, एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में डिले की बात करते हैं, तो इसके लिए सीधी उंगली जो है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे उठा दी जाती है, लेकिन सही मायने में इसका दोषी कोई और होता है। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक बार फिर से ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेकर ऐसी जानकारी सामने रखी है, जिसके बाद से जो रोष की भावना है ये काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का डेवलपमेंट शेड्यूल है इसको रिकैलिब्रेट किया है, जहां पर उन्होंने कुछ जो डिलेज हैं इनका हवाला देते हुए अब जो पहली फ्लाइट है इसको रद्द करने की बात की है।
आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के चलते और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो डिलेज हैं इनके चलते जो फिफ्थ जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट है हमारा, यानी कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, जिसकी पहली उड़ान को माना जा रहा था कि 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब इसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि अगर ये अप्रूवल्स अब और भी देरी से मिलते हैं तो फिर ये जो पहली उड़ान है ये 2028 तक पुश की जा सकती है, यानी इसमें सीधे तकरीबन 1.5 से 2 वर्षों की डिले हमें देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे का जो जिम्मेदार है वो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, क्योंकि अभी तक इनके तरफ से अप्रूवल इस प्रोग्राम को नहीं दिया गया है और आप सब जानते हैं जब तक प्रोग्राम को अप्रूवल मिल नहीं जाता तब तक हम उसकी टाइमलाइन के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। और उसके बाद से जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं और हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि आपको बता दें जयदीप मौलांकर सर ने पहले भी इस पर टिप्पणी करी थी और उन्होंने कहा था कि राफेल एम के चलते भारतीय नौसेना का ये जो प्रोग्राम है हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आने वाले भविष्य में यही भारतीय नौसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे। अब जयदीप मौलांकर सर का कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हम राफेल एम प्रोग्राम को लेकर इतने उत्साहित हो चुके हैं कि हम टेड-वीएफ की जो महत्व है उसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। और उन्होंने इसका ठीकरा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है इन पर फोड़ा है। आपको बता दें कि जो इंडक्शन है पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2032 से 33 तक हो जाएगा, लेकिन अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को इस बात का डर है कि अप्रूवल में अगर देरी हुई तो ये जो इंडक्शन की डेट है ये 2036 तक स्ट्रेच हो सकती है। और ऐसे में यहाँ पर ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में जो भारतीय नौसेना को इंतजार है वो और लंबा करना पड़ सकता है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर टेस्टिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है सिस्टम की, और इसके लिए बाकायदा एलसीए नेवी के एक प्लेटफॉर्म को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज किया गया था, जहां पर लैंडिंग गियर्स और दूसरे पार्ट्स और कंपोनेंट्स जो टेड-बीएफ में यूज किए जाने हैं उनकी टेस्टिंग को पूरा किया गया था। आडा इस चीज को लेकर कंफर्म है कि अगर इसको सीसीएस अप्रूवल मिल जाता है तो वो 2 से 3 वर्षों में इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट कर सकते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के चलते अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है और इसके चलते एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो लगातार इसके डिज़ाइन को मैच्योर कर रहे हैं और उन्हें इस चीज़ का भरोसा था कि बहुत जल्दी इसमें अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन इसकी उम्मीद फिलहाल हमें थोड़ा कम नज़र आ रही है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की बात करें तो ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैरियर एविएशन की जो यूनिक डिमांड्स हैं इसको पूरी करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने काफ़ी हद तक उन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस भी किया है, और जब तक यहाँ पर अप्रूव नहीं किया जाता इसको तब तक हम इसकी एक्चुअल टाइमलाइन के बारे में बात नहीं कर सकते। इसको इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के बाद भारतीय वायुसेना अगर चाहे तो उनके लिए भी ये तैयार किया जा सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें जो फोल्डेबल विंग्स है इनको चेंज करना पड़ेगा और जो अंडर कैरेज मॉडिफिकेशंस है वो करनी पड़ेंगी, जहां पर हम इस पर नॉर्मल लैंडिंग गियर्स और दूसरे मॉडिफिकेशन करने के बाद भारतीय वायुसेना का 2 से 3 वर्षों में इसे ऑफर भी कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं पहले भारतीय नौसेना के लिए ही बन के तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।